हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। मेरा नाम चंदन कुमार है और हम लोग यहाँ पे अभी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। जो केमिस्ट्री का दो बुक है उनमें से पार्ट 1 जो बुक है उसका ये 4th चैप्टर है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, पार्ट 1 में पहले 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और उसके बाद के 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो डी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक, वो हम यहाँ पे अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 12 का। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज क्लास 11th का होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा। ठीक है, क्लास 11th 9th 8 में जो पढ़ रखा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होंगे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने में। उसके बाद फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कुछ यूज होंगे। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, रेडियस वगैरह वगैरह। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो क्लास 11th का कुछ बेसिक नॉलेज है वो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी यहाँ आवश्यक होगा मैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते जाऊँगा उन सारे कॉन्सेप्ट को जो जिसकी यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने में, समझने में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना वो क्या हमारा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का अकरेंस, कि कहाँ कितना क्या पाया जाता है। ठीक है, और उस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक, लास्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? occurrence of D and F block elements and their complex and their compounds। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लो कि हमें इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं हम सबसे पहले डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड पोर्शन। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक क्या होने वाला है? डी ब्लॉक। ठीक, डी ब्लॉक। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा अपना प्रीवियस नॉलेज को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्लास 7-8 में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कोई भी एटम जो होता है, जो एटम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक, प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है, उसका हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सेल में, फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इसके लिए आप लोगों ने क्लास 7-8 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, क्या था वो? 2n²।
ये क्या बताता है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल। nth सेल का मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 1 हुआ तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो यहां से आएगा। n इक्वल टू 2 हुआ तो दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो कहां से आएगा, इसमें पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या हमें बताएगा दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जैसे n इक्वल टू अगर 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें फर्स्ट सेल में न्यूक्लियस के बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में रहता है उसका कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, हमें पढ़ना क्या होता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड सेल फिक्स्ड ऑर्बिट में पाया जाता है तो उसका हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं कि आखिर किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, मैं बस रिवाइज करवा दे रहा हूं ताकि आपको ये एक कनेक्शन मिल जाए कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या नया पढ़ना है। तो पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, और उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस तक लेकर के आएंगे। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 होता है तो मतलब वैल्यू अगर इसमें रखोगे तो क्या आएगा यहां से 2। n इक्वल टू 2 मतलब दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। n इक्वल टू अगर 3 रहा, इसका मतलब क्या हुआ तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 18। ठीक है, n इक्वल टू अगर 4 रहा, इसका मतलब क्या हुआ 4 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 32। ठीक, ये आप लोगों ने अभी तक बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोग बहुत बचपन में ही पढ़ के आए होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको और समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नीशियम ले लूँ Mg, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 12, इसका मतलब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा फर्स्ट सेल। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में कितने आए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। पहले सेल में हमारे पास कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं अगर कहूं कि अभी भी मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, तो आपका आंसर होगा हाँ, अभी भी मैग्नीशियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो अब दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये काफी बेसिक है जो आप लोगों ने क्लास 7, 8 में पढ़ा होगा। इवन 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या अभी भी मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या, तो हाँ, मैग्नीशियम के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं अभी भी मैग्नीशियम के पास 8 और 2 10, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा थर्ड सेल में, लेकिन थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 18। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 18 इलेक्ट्रॉन हुआ तभी थर्ड सेल में जाएगा। ये जो है ये हमें ये बताता है कि किसी भी n सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उससे अगर कम हुए तो उसमें आ जाएगा, उससे अगर ज्यादा हुआ तो जितना यहाँ पे है उतना ही उस सेल में रहेगा, जो भी एक्स्ट्रा है वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। जैसे n इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा था वैल्यू 2, मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। अगर उससे ज्यादा है किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन तो वो सेकेंड सेल में जाएगा। सेकेंड सेल में कितने आ रहे थे 8 मैक्सिमम आ सकता है। 8 से अगर कम रहा ना, 8 से अगर कम रहा फिर भी वो सारे इलेक्ट्रॉन 8 सेकेंड सेल में ही जाएंगे, लेकिन 8 से अगर अधिक रहा तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा थर्ड सेल में। ठीक है, यहाँ कितने चाहिए थर्ड सेल में 18 से कम रहे तो भी वो इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड सेल में ही रहेगा। ठीक है, थर्ड सेल में ही रहेगा, लेकिन 18 से अगर अधिक रहा किसी केस में किसी एटम का तो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे फोर्थ सेल में। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। ये था एकदम बेसिक जो आप लोगों ने क्लास 7, 8 में पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सेल में, ये क्या हमारा न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सेल में पाया जाता है। और किसी भी पर्टिकुलर सेल में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसके लिए जो फॉर्मूला आया था वो क्या था हमारा 2n²। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, उसके बाद जब आप क्लास थोड़ा सा और हायर क्लासेस में आए 9, 10 में आए तो आप लोगों ने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो फिक्स सेल है उस सेल में तो पाए जाते हैं, लेकिन उस सेल के अंदर भी सब सेल पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर पाए जाने वाले सब सेल में पाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि n इक्वल टू 1 अगर हुआ फर्स्ट से तो इसमें जो है वो s सब सेल पाया जाता है। ठीक, s सब सेल इसमें पाया जाता है।
ठीक, अगर n इज इक्वल टू 2 हुआ तो इसमें p सबसेल पाया जाता है, s और p दोनों पाया जाता है इसमें, s एंड p दोनों सबसेल इसमें पाए जाते हैं। अगर n इज इक्वल टू 3 हुआ तो इसमें s p और d तीन सबसेल पाए जाते हैं। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 4 हुआ तो इसमें s p d f चार सबसेल पाए जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो पहले सेल्स के अंदर था, आप लोगों ने ये पढ़ा कि सेल के अंदर पाया जाता है। अब थोड़ा सा और अगर आप आगे आए तो आपको पता चला कि सब सेल के अंदर भी जो सबसेल पाए जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर सबसेल होता है और इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पाया जाता है। ठीक है, तो जब तक आपको पता यह था कि इलेक्ट्रॉन सेल में पाया जाता है तो सेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको यह फॉर्मूला मिल गया था। ठीक है, ये फॉर्मूला मिल गया था। लेकिन अब जब आपको ये पता चल गया कि सेल के अंदर भी सबसेल पाया जाता है तो सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे अरेंज होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इसके लिए आप लोग फिर जब क्लास 11th में आए तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर्स के बारे में और तीन प्रिंसिपल, एबॉब प्रिंसिपल, हुन्स प्रिंसिपल और पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। मैं डिटेल में ये सब नहीं बताऊंगा, बट हाँ जितना आवश्यक है इस चैप्टर को समझने के लिए वो मैं उतना आपको यहाँ पे बताते जाऊंगा। ठीक है, तो अब हम आएंगे किस पे, क्वांटम नंबर पे। थोड़ा सा हम अब क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर। ठीक, आप लोगों ने 4 क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा होगा। कितने? 4 क्वांटम नंबर्स। फोर क्वांटम नंबर्स। ठीक, पहला क्या था हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, पहला क्या था हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे हम डिनोट करते थे स्मॉल n से, और n की वैल्यू 1 2 3 आगे तक जाएगा ये नेचुरल नंबर में। और ये हमें क्या बताता था? किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स को, ऑर्बिट्स के बारे में ये हमें बताता था। ये क्या बताता था हमें? दिस रिप्रेजेंट द ऑर्बिट, या इसे कहते थे हम सेल्स अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल्स हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो आया था वो पहला क्या था हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n से डिनोट किए थे। ये हमें सेल्स के बारे में बताता था, जिसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने बच्चे ये क्लास 7-8 में पढ़ रखा होगा। ये था हमारा फॉर्मूला 2n²। ठीक, उसके बाद जो आया था हमारे पास वो दूसरा था हमारा, क्या था? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। आप क्लास 11 का जो नोट्स है आप उसको एक बार प्लीज पढ़ लेना पूरा। ठीक है, क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जो आवश्यक है मैं उसे यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर ये क्या बताता था हमें? इसे डिनोट करते थे स्मॉल n से, और ये हमें बताता था किसी भी सेल के अंदर कितने सबसेल पाए जाते हैं उसके बारे में, जिसकी वैल्यू क्या होती थी? 0 to n-1 तक। ठीक है, n-1 तक। अगर यदि n इज इक्वल टू 1 हुआ तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 to 0 इज इक्वल टू 0, और जो l की वैल्यू 0 है, जो यहां पे मैंने बताया ना आपको कि जो किसी भी सेल के अंदर जो सबसेल पाए जाते हैं, इन सबसेल को डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या था? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल l से डिनोट करते थे, और s सबसेल के लिए जो स्मॉल l की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी? 0। p के लिए जो स्मॉल l एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी? 1। ठीक, और d के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती थी d सबसेल के लिए वो क्या होती थी? l इज इक्वल टू 2, और f के लिए जो होती थी वो क्या होती थी? l इज इक्वल टू 3। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेल को डिनोट करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n की वैल्यू क्या होती थी? 1, सेकेंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 और फोर्थ के लिए 4। उसी प्रकार से s सबसेल के लिए
इस सबसेल को डिनोट करने के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर आया था, जिसको हम L से डिनोट किए थे। S के लिए क्या होता था 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ठीक है, क्या हो जाएगा ये S सबसेल। अगर यदि N की वैल्यू अगर 2 रहा, ठीक है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 to 1, 0 and 1। इसमें क्या पाया जाएगा S and P, स्मॉल p। ठीक है, N की वैल्यू अगर 3 रहा तो क्या हो जाएगा यहां से 0 to 2। यहां पे n-1 में अगर जो पुट करोगे 3 को, क्या आएगा 2 आएगा, 3 - 1 2। तो हमें 0 से 2 तक की वैल्यू लेनी है, 0 1 and 2। क्या हो जाएगा ये S P और D। ठीक है, और अगर यदि n की वैल्यू 4 रहा तो L की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 2 3, 0 1 2 and 3, S P D and F। ठीक है, बेसिकली हमें इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ब्रीफली मैं यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ये हमें क्या बताता था, अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता था किसी भी सेल के अंदर कितने सबसेल हैं और कौन कौन से हैं। दिस रिप्रेजेंट the subcell of subcell of the cell। बाकी 2 और क्वांटम नंबर थे, ठीक है, जिनमें से पहला क्या था हमारा, तीसरा हमारा क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो सेल के अंदर सबसेल पाए जा रहे थे, अब सबसेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में पाया जाता था। उसे डिनोट करने के लिए हमारे पास तीसरा जो क्वांटम नंबर आया था वो क्या आया था हमारा, तीसरा था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम इसे स्मॉल m से डिनोट करते थे और इसकी वैल्यू क्या होती थी माइनस स्मॉल l टू प्लस स्मॉल l तक। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा। ठीक, आप लोग प्लीज पढ़ लेना, इस चैप्टर में इसका उतना ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, और तीसरा के बाद जो चौथा हमारे पास था वो क्या था, जो हमारे पास चौथा था वो क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल m से डिनोट करते थे और इसकी वैल्यू -½ और +½ होता था। ठीक, अब देखो n क्या रिप्रेजेंट करता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को, इलेक्ट्रॉन सेल्स के अंदर होता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l क्या रिप्रेजेंट करता था, सबसेल को, इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर पाए जाने वाले सबसेल में होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, उन सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स को, कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में पाया जाता है। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा था कि उन ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉजिटिव स्पिन के साथ रहता है और दूसरा निगेटिव स्पिन के साथ रहता है। ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे ऑर्बिटल बनाते थे, सपोज ये p ऑर्बिटल है तो, और ये ऐसे। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो यहां तक इस चैप्टर में बेसिकली इन दोनों का यूज होगा। ठीक है, हम इन दोनों पे फोकस करेंगे। ठीक, अब देखो जब हमें ये पता चल गया कि सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स के अंदर और ऑर्बिटल्स भी डिजेनरेट होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा। उनमें से जो सबसे मेजर था वो था क्या, हमारा अबॉर्ब प्रिंसिपल, जो हमें ये बताता था कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अगर सेल के ये अगर हम देखें कि ये इलेक्ट्रॉन को कैसे हमें सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए फॉर्मूला आया था। लेकिन सेल के अंदर जो सबसेल है, ठीक है, उन सबसेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए हमारे पास क्या आया था, अबॉर्ब प्रिंसिपल। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या आया था, अबॉर्ब प्रिंसिपल। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना काफी आसान था। ठीक है, 2n²। ठीक है, और उसके पीछे का जो लॉजिक था, उसके पीछे का जो रीजन था इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, वो ये था कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल में फिल करते हैं,
उसके बाद उससे हाई वाले एनर्जी लेवल में फिल करते हैं, उसके बाद उससे हाई वाले एनर्जी लेवल में फिल कर देते हैं। जो 2n² था ये हमें ये बताता था कि अगर n = 1 रहा, ठीक है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है। n = अगर 2 रहा तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, n = 3 रहा तो इसकी एनर्जी इससे 2 वाले से ज्यादा है, और फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है वो 2, इसमें 8 और फिर इसमें 18, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, इसके पीछे का जो लॉजिक था, इसके पीछे का जो रीजन था, वो हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सेल। लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि सेल के अंदर भी सब सेल है, तो अब हमें ये अरेंज करना पड़ेगा कि किस सबसेल का एनर्जी ज्यादा है और किस सबसेल का एनर्जी कम है। हमें जैसे ही ये ऑर्डर पता चल गया सबसेल का कि किसका एनर्जी कम है और किसका एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, अगर हमें ये ऑर्डर पता चल गया, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर पता चल गया सबसेल का, तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन फिर उसमें फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि फिर एक सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते थे। जैसे सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते थे, 2n², उसी प्रकार से सबसेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की जो कैपेसिटी है, वो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो जो s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो p है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो d है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और फिर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमें अब करना ये है कि सबसेल को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना है, और उसके बाद फिर उसमें हम आसानी से इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, आसानी से हम इलेक्ट्रॉन उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर को बताने के लिए हमारे पास क्या है, एबॉब प्रिंसिपल, ठीक है, एबॉब प्रिंसिपल। और फिर आप लोगों ने एबॉब प्रिंसिपल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ये हमें ये बताता है कि ये हमें एनर्जी का ऑर्डर देता है, किसी भी एटम का जो सबसेल है उसके उस सबसेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमें देता है। और उसके लिए आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा होगा, ठीक है, अगर n = 1 है तो इसमें क्या पाया जाएगा, हमारे पास 1s ऑर्बिटल। n = अगर 2 है इसके पास 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, ठीक है। n = अगर 3 है इसमें 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल। n = अगर यदि 4 है इसमें 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल और 4d ऑर्बिटल एंड 4f ऑर्बिटल, ठीक है। n = अगर 5 है इसमें 5s ऑर्बिटल और 5p ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल, 5f ऑर्बिटल। n = अगर यदि इसमें 6 है तो यहां से 6s ऑर्बिटल, 6p ऑर्बिटल, 6d ऑर्बिटल, 6f ऑर्बिटल, ठीक है। और फिर इसमें आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा होगा कि हम पहले इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, और फिर ये यहां से ऐसे आता है, और फिर ये यहां से ऐसे आता है, और फिर ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्लास 11th में। मैं बस रिवीजन करवा दे रहा हूं ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। और फिर यहां से ये ऐसे जाता होगा, और फिर हम यहां से लिखना शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हमारे पास आ रहे हैं। पहले क्या आया है हमारा, ये 1s ऑर्बिटल, ठीक है। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, यहां से आके फिर यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, 2s ऑर्बिटल, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। फिर 2p ऑर्बिटल, इससे ज्यादा एनर्जी है किसके पास, 3s ऑर्बिटल के पास। इससे भी ज्यादा एनर्जी है किसके पास, 3s के पास। देखो किस कहां आ रहा है, 3p पे, 3p के पास। उससे ज्यादा किसके पास है, 4s। उससे ज्यादा किसके पास है, 4s के बाद फिर पीछे आओ 3d। उसके बाद किसके पास एनर्जी, 3d के बाद 4p है, 4p। इससे ज्यादा किसके पास है, 5s। इससे ज्यादा किसके पास है, 5s के बाद फिर पीछे आओगे 4d। इसके बाद किसके पास है, 4d के बाद 5p, उसके बाद 6s, ठीक है। इसी तरह से आगे तक जाएगा, हमें इतना ही में हमारा काम बन जाएगा, हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब आपको पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वो ऑक्यूपाई कर सकता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन।
और जब ये हमें मिल जाता है, ठीक है, हमें एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल गया, और उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है, ठीक है, वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। बात समझ में आई? देखो क्या मैं कह रहा हूं। टोटल अभी हमारे पास कितने सबसेल हैं? टोटल जो सबसेल है हमारे पास कितने हैं सबसेल? 4 है ना, 4। क्या है हमारा? एस सबसेल, दूसरा है हमारे पास पी सबसेल, तीसरा है हमारे पास डी सबसेल, और चौथा है हमारे पास एफ सबसेल। ठीक, एफ सबसेल। और जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ठीक है, उन पीरियोडिक टेबल्स को भी 4 ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, कितने में? 4 ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या लिखेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, पीरियोडिक टेबल कितने हैं? 4। ठीक, तो जो भी एलिमेंट का, जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, वो एलिमेंट उस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यदि, फॉर एग्जाम्पल, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट एंटर्स इन द डी ब्लॉक, ठीक है, छोड़ो उसको, डी ब्लॉक छोड़ो, पहले हम एस सबसेल का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्या हमारा, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, in electronic configuration enters in S subcell, then that element known as S block element। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं यहां पे, एग्जाम्पल अगर लूं मैं यहां पे, जैसे मैग्नीशियम, मैंने पीछे भी एग्जाम्पल लिया था Mg का, क्या है हमारे पास? Mg12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर पीछे से तुम ऑर्डर देखोगे तो ऑर्डर क्या है हमारा? 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 2p 3s। ठीक है, आगे भी है लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना ही में खत्म हो जाएगा। पहले में क्या आएगा यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वाले में क्या आएगा यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने हमारे पास? अभी भी 10। यहां पे कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, अभी भी कितने हमारे पास बचे हैं? 8। पी में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, अभी भी हमारे पास कितने बचे हैं? 2। एस में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। देखो, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है हमारा? एस सबसेल में। मैग्नीशियम हमारा क्या होगा? एस ब्लॉक एलिमेंट। अब तुम अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे उठा के तो आपको मैग्नीशियम जो है वो कहां पे दिखेगा? एस ब्लॉक में दिखाई देगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, ठीक है, इसे लिख लिए। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। अगर जी एस के जगह पे अगर पी में जाएगा तो वो एलिमेंट जो है वो क्या कहलाएगा हमारा? पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, ये एस ब्लॉक के लिए था, इसे प्लीज आप लिख लो। अगर यदि, अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, अगर यदि एस के जगह पे ये अगर पी सबसेल में जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसे भी मिटा देता हूं मैं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर, एटॉमिक नंबर 16। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या होगा? पहले 1s 2s 2p 3s 3p। ठीक है, देख लो यहां पे 3s के बाद क्या आ रहा है हमारा? 3p। ठीक है, 3p। इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करो।
अगर यदि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे, एस में क्या आएगा हमारे यहाँ 2, इसके पास भी 2, इसके पास 6, कितने खत्म हुए हमारे पास 10, अभी भी कितने बचे हैं 6। एस में कितना आएगा 2, कितने बचे हमारे पास 4, बाकी जो 4 है वो किस में जाएगा पी में। अभी पी 2 और इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है, अपने पास रख सकता है, क्षमता अभी भी उसके पास 2 की है, बट हमारे पास कितने बचे हैं 4, तो हम 4 उसमें डाल देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा इस सल्फर एटम का, वो किस में जा रहा है हमारा पी सबसेल में। ठीक है, वो किस में जा रहा है पी सबसेल में, तो ये क्या हो गया हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। बात समझ में आई, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और अगर यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे डिनोट करूंगा। ठीक है, ये क्या हमें बता रहा है इलेक्ट्रॉन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन enters in D subcell, then that element known as D block element, डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। बात समझ में आई? ये अब यहां से हमारा क्या हुआ, ये चैप्टर, असली चैप्टर हमारे यहां से शुरू हुआ। यहां तक तो मैं बेसिक आप जो पढ़ चुके हैं ना, वो बेसिक फाउंडेशन में बना रहा था, बेसिक रिवीजन में करवा रहा था कि जी किस किस चीज की हमें इस चैप्टर में आवश्यकता पड़ने वाली है, आखिर इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहां से हम ये इसका कनेक्शन कैसे, पीछे हम जो पढ़ चुके हैं उससे कैसे कनेक्टेड है ये चैप्टर। ठीक है, तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, ठीक है, एबॉब प्रिंसिपल की मदद से जो हमारे पास एनर्जी ऑर्डर आया, ठीक है, सबसेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो आया, उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन को फुल ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, और उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, ठीक है, उस एलिमेंट को हम उस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं, और जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाएगा हम उसे क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट उसे कहेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट, बात समझ में आई क्या? यहां से हमारा चैप्टर अब शुरू होता है। ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आइए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है हमारे पास, पहले एग्जाम्पल, पहला है हमारा स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। ठीक है, एटॉमिक नंबर 21। ठीक है, 21। अब देखो क्या होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो यहां से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, मैंने वही यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसके पास कितना आएगा 2, इसके पास भी 2, इसके पास 6, कितने खत्म हो गए 10, 2 12, 6 18, 18 हमारे पास खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इसमें कितना आएगा 2, 18 और 2 20, बचे कितने हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा डी सबसेल में गया है, स्कैंडियम जो है वो हमारा क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। बात समझ में आई क्या? ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो इसमें ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्कैंडियम जो है, ठीक है, स्कैंडियम जो है जब भी कोई कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, जब भी कोई कंपाउंड बनाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो क्या होगा, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा। अगर यदि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में जा रहा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, हर एक केस में जो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये फिक्स रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यदि हम स्कैंडियम प्लस कह दें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन, उस टाइम पे क्या होगा हमारा डी सबसेल में
एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो स्कैंडियम प्लस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे डी ये हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो चेंज है ना यहां तक आएगा, इन्हीं में आएगा। ये जो है ये अनचेंज रहेगा हमेशा, ये हमेशा अनचेंज रहेगा। और इसीलिए हम इसको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जगह पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी ना किसी एलिमेंट का होगा। ठीक है, किसी ना किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने पोर्शन से मैच करेगा, हम इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जगह पे उस एलिमेंट को ही सीधा लिख देंगे। और वो लिखते कैसे हैं हम यहाँ पे देखो कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 2 4 6 10 और 18। जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 18 होगा, हम इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जगह पे हम उस एलिमेंट को ही सीधा लिख देंगे। और 18 जो एटॉमिक नंबर है वो किसका होता है, आर्गन का। ठीक है, आर्गन, इसमें कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। 18, इवन यहाँ 18 लिखने का भी जरूरत नहीं, आर्गन अगर लिख दिया इसका मतलब कि इसमें अभी 18 इलेक्ट्रॉन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। ठीक है, और फिर हम सीधा यहां से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 4s2 एंड 3d1 स्कैंडियम 21। तो आप जो है वो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़े होंगे, जिसका मतलब ही यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये यहां इतना पोर्शन है, ये कभी भी ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है हम सीधा उस एलिमेंट को ही लिख देते हैं, जो कि क्या होता है हमारा क्या, आर्गन। और ये आर्गन जो है हम ऐसा नहीं कि किसी भी एलिमेंट को लिख देंगे। ठीक है, ये जो आर्गन है आप कह सकते हो कि चलो हम इतना के लिए क्या आ रहा है, 10 जिसका होगा, सपोज यहां तक के लिए, अगर मान लो यहां तक के लिए। ठीक है, मैं अभी आपको 12 तक पढ़ाया हूं, आपका मन किया कि चलो हम यहां तक का जो है देख लेते हैं कितना है, 12 किसका होता है, मैग्नीशियम को। हम इसके जगह पे मैग्नीशियम लिख दें, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम और 3p6 4s2 3d1, 12 6 18 और 3 21। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं। यहां पे ध्यान रखना ये है कि सबसे पहली बात कि यहां पे जो भी एलिमेंट हम लिखेंगे वो एलिमेंट एक नोबेल गैस एलिमेंट होना चाहिए, मतलब कि बहुत ही स्टेबल एलिमेंट से हम इतने पोर्शन को रिप्लेस करेंगे, जो कि क्या है हमारा, आर्गन। बात समझ आया? तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक, तो स्कैंडियम का ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें क्या हो रहा है, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है। अब देखो स्कैंडियम के बाद क्या आता है हमारे पास, स्कैंडियम के बाद हमारे पास आता है टिटेनियम Ti, जिसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहोगे तो हम अब इतना लंबा नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे। ठीक, हम ये शॉर्ट वाला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा यहां से, आर्गन आर्गन, इवन यहां पे 18 भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, 4s2। यहां पे देखोगे अगर स्कैंडियम में कितना था, 21, हुआ कितना है, 22, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया है, तो यहां तक हो गया हमारा 20 और 3d, यहां पे 1 था, 21 के लिए, 22 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, 22 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट है स्कैंडियम के बाद वेनेडियम 23, क्या हो जाएगा यहां से, आर्गन। और फिर आप आगे लिख लोगे क्या होगा यहाँ पे, 4s2 3d3। ठीक है, वेनेडियम के बाद क्या हमारे पास, क्रोमियम Cr, क्रोमियम 24, क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 एंड 3d4। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूं, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग होता है। यहां पे क्या होता है, अगर तुम इसका इस सबसेल जो डी सबसेल है, ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे ऑर्बिटल डायग्राम, तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4, डी सबसेल के अंदर 4 ऑर्बिटल होते हैं, ये आप क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 4। इसके पास आप लोग ये पढ़े होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी सबसेल जो है वो S हो, P हो, D हो, F हो,
हाफ फील्ड या फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। हाफ फील्ड या फुल फील्ड, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, सबसेल जो होते हैं वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल। इसलिए वो क्या करते हैं कि अगर यदि एक इलेक्ट्रॉन लेने या एक इलेक्ट्रॉन देने से वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेने देने से एक या दो इलेक्ट्रॉन को गेन करने या रिलीज करने से वो अगर यदि हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सबसेल अगर वो ऑक्यूपाइड कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे या गेन कर लेंगे ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर सके। जैसे इस केस में क्या होगा कि 4 के ये 3d4 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अगर और इसे मिल जाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, ये अभी हाफ फील्ड नहीं है, ठीक है। इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये क्या करता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है और ये 4 की जगह पे 5 हो जाता है, 4 से ये 5 हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन, अब ये देखो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। और फिर जो फाइनल हमारे पास बनता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो क्या बनता है, क्रोमियम का 24, आर्गन 4s1 और 3d5, ठीक है। ये हो गया हमारा, होना चाहिए था 4s2 एंड 3d4, लेकिन ये हो जाता 4s1 और 3d5। क्यों, ताकि जो d और बीटा, d सबसेल है वो हाफ फील्ड हो जाता है उससे और वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है फाइनली, ठीक है। ये हुआ क्रोमियम, ठीक है। और जो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ये एग्जांपल है हमारा 3d सीरीज का, ठीक है, इसे लिख लेना यहां पे। ये एग्जांपल जो है वो हमारा क्या है, 3d सीरीज का, जो कि 4th पीरियड में है। आप लोग पीरियड टेबल के बारे में पढ़े ही होंगे क्लास 11th में, ठीक है। 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। तो ये जो डी ब्लॉक है वो 4th पीरियड से शुरू होता है और पहला जो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो पहला पीरियड है उसे हम 3d सीरीज कहते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा PRIOD पीरियड, ये हमारा 4th पीरियड से शुरू होता है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट और पहला जो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो पहला पीरियड है उसे हम 3d सीरीज कहते हैं। तो ये हमारा 3d सीरीज के 4 एलिमेंट हुए। अब आते हैं हम 5वें पे। 5वां क्या है हमारा, मैंगनीज, ठीक है, Mn। ये इसका एटॉमिक नंबर 25। आर्गन, ठीक है, आर्गन कितना, 18 खत्म हो गया, बचे कितने हमारे पास, अभी भी 7। तो क्या होगा यहां से 4s2 और 3d5, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा आयरन Fe26। आगे लिख लो कि ये क्या होगा 4s2 3d6। देखो 3d जो सीरीज है उसमें 2 एक्सेप्शन हमें याद रखने हैं, पहला क्रोमियम, दूसरा कॉपर। बाकी बस ऐसे ही फिल होते जाएगा, सबसे पहले ये 4s वाला फिल होगा, उसके बाद 3d वाला फिल होगा, ठीक। बस क्रोमियम के केस में क्या होगा, जो D है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेगा और कॉपर के केस में भी क्या होगा, वो S से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेगा, ठीक। इसके बाद क्या आता है कोबाल्ट Cu27, ठीक, 27। क्या होगा यहां से आर्गन 4s2 एंड 3d7। कोबाल्ट के बाद क्या है हमारा निकेल 28, आर्गन 4s2 एंड 3d8। उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे कॉपर Cu29। क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आर्गन 4s2 एंड 3d9। ये होना चाहिए, पहले S में जाएगा, लो एनर्जी का है, उसके बाद D में जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी वही होता है, D9 को अगर तुम ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये फुलफिल होने में बस इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और ये हो जाता है फुलफिल्ड D10। और जो इसका होगा फाइनल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो क्या होगा 4s1 और 3d10, ठीक। तो ये 3d सीरीज में 2 एक्सेप्शन है, याद रखने, कॉपर और क्रोमियम, ठीक, कॉपर और क्रोमियम। उसके बाद क्या आएगा हमारा जिंक Zn,
30, क्या होगा यहां से आर्गन 4s एंड 3d, ये यहां पे 2 हो जाएगा, ठीक है 20 और बाकी बचे 10 इसमें। ये हो गया हमारा 3d सीरीज यहां पे कंप्लीट। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट का नेक्स्ट सीरीज क्या है हमारा 4d सीरीज। 4d सीरीज ये होगा हमारा 5th पीरियड, ये होगा हमारे क्या 5th पीरियड। और 5th पीरियड का पहला एलिमेंट क्या है हमारा ड्यूटेरियम, जिसे हम डिनोट करते हैं Y से, Y से। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर होता है 39। ठीक, अब देखो, अब मैं आपको एक काम देता हूं, क्या है कि यहां पे जो एनर्जी ऑर्डर है, ठीक है, यहां पे जो मैंने एनर्जी ऑर्डर लिखा है, इसमें पहले 39 इलेक्ट्रॉन को फिल करना, ठीक है, और फिर देखना कि जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा मैच हो रहा है। आपको वहां पे मिलेगा क्या क्रिप्टन Kr, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 36, और वो 36 आपको कहां तक मिलेगा, वो 36 आपको यहां तक मिल जाएगा। यहां तक 30 था और इसमें 6 ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 36। तो हम यहां तक के लिए क्या लिख देंगे, यहां तक के लिए हम लिखेंगे क्रिप्टन। देखो यहां तक के लिए हम लिख रहे थे क्या आर्गन Ar, और यहां तक के लिए क्रिप्टन लिखेंगे, और बाकी बचे हम इन दोनों को बाद में फिल करेंगे। देखो कैसे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 36, बाकी बचे 5s एंड 4d। 36 उसमें चले गए, बाकी बचा 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और एक यहां पे। ये हो गया हमारा किसका ड्यूटेरियम का। जब इसको एक्सपैंड करके लिखोगे क्रिप्टन का, तो आपको एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना ड्यूटेरियम का, बहुत ही लंबा चौड़ा फैला हुआ मिलेगा। हम उतना यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। और इवन जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें भी लास्ट के ही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी को दिया है, ठीक है। इसके अंदर वाले जो इसके लो एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सीधा नोबेल गैस से ही रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, और लास्ट वाला ही बुक में भी बताया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारे ड्यूटेरियम के पास जिरकोनियम Zr, इसका एटॉमिक नंबर 40, क्रिप्टन 36 यहाँ पे होगा, 5s2 और 4d यहाँ से हो जाएगा क्या 2, ठीक है। जिरकोनियम के बाद क्या आएगा हमारा नियोबियम Nb 41, ठीक। इसमें भी क्या होता है कि ये 5s2 और 3d3 होना चाहिए, बट ये क्या करता है, इसमें जो डी ब्लॉक है वो जो डी सबसेल है वो s से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने में खींच लेता है, और ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होगा यहाँ से 1 और 3d4, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी आएंगे, जितने भी यहाँ से ये 4d सीरीज के जितने भी एलिमेंट आएंगे उसमें सब में s क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, अप टू प्लेटिनम प्लेटिनम तक। मैं जब आएगा तो मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। देखो क्या होगा, नियोबियम के बाद क्या होगा यहाँ पे मॉलिब्डेनम Mo 42, 5s1 3d5, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या होगा मॉलिब्डेनम के बाद, हमारा मॉलिब्डेनम के बाद होगा टेक्नीशियम Tc 43, क्रिप्टन, इसमें 36 चले गए, 5s1 और 4d यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। टेक्नीशियम के बाद क्या आएगा रुथेनियम Ru 44, क्या होगा क्रिप्टन, और 5s1 4d7, ठीक, 4d7। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास रोडियम RH 45, क्रिप्टन, और 5s1 4d8, ठीक है। रोडियम के बाद क्या आएगा हमारे पास पैलेडियम Pd, इसका होगा 46, क्रिप्टन, 5s1 4d9। देखो 4d9 एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा तो ये क्या होगा फुल फील्ड, तो ये क्या करता है इसको 0 कर देता है और ये खुद हो जाता है 10, 4d10,
ठीक है। प्लेडियम के बाद क्या आएगा हमारे पास? प्लेडियम के बाद है हमारे पास कैडमियम Cd, नहीं Au, सॉरी Ag, सिल्वर 47, क्या हो जाएगा यहाँ से? क्रिप्टन 5s। अब D10 हो ही गया है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या इसमें आएगा? S में 4D10, और उसके बाद आता है यहाँ पे Cd, क्या आएगा यहाँ पे? Cd, कैडमियम 48, क्रिप्टन एंड 5s2 एंड 4D10। ये हुआ हमारा 4D सीरीज फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, फिफ्थ पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हमारे पास जो लास्ट बचा है वो क्या है? ठीक है, इसे आप चाहो लिखना तो लिख लो, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अभी तक अपना 4D सीरीज तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम आएंगे अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5D सीरीज। 5D सीरीज ये हमारा होगा सिक्स्थ पीरियड 5D सीरीज, ठीक है। 5D सीरीज का पहला एलिमेंट क्या है हमारा? लेंथेनम, एटॉमिक नंबर 57, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम फिर से उसी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पूरा एक्सपैंड करके हमने लिखेंगे एक एक सबसेल का इन द फॉर्म ऑफ नोबेल गैस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में ही लिखना चाहेंगे, तो इसके लिए जो हम ये नोबेल गैस यूज करेंगे वो यूज होगा यहाँ पे जेनॉन Xe, ठीक है। इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर? 54, 54 एटॉमिक नंबर इसका होता है, मतलब 54 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो चुके कंप्लीट। अब बचे हमारे पास कितने? 3, उसके लिए क्या आएगा यहाँ पे? 6s और 5d। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी भी हमारे? 3, तो 3 में से में 2 यहां जाएगा, 1 यहां आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि लेंथेनम के बाद जो नेक्स्ट हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, 5D सीरीज का, वो है हाफनियम HF, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 72। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर अभी तक तो 57 के बाद 58 आना चाहिए था, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो काफी सीरियल वाइज ही आ रहा था, सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के किसी एक सीरीज में, लेकिन यहां से 57 के बाद 58 आना चाहिए था, लेकिन ये 72 कैसे आ गया? तो यहां पे आपको एक समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में हमें डी ब्लॉक के साथ साथ एफ ब्लॉक भी पढ़ना है। तो जो एफ ब्लॉक है, वो एफ ब्लॉक का जो पहला सीरीज है लेंथेनॉइड सीरीज, वो इसी के बीच में हमारा एंटर होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का पहला सीरीज जिसमें हमारे कितने 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कितने होते हैं हमारे 14 एलिमेंट्स। जोड़ोगे तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा? 57 प्लस 14 71 तक कितने जाएंगे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। 71 के जस्ट बाद जो आएगा फिर से वो हमारा क्या आएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में लेंथेनम के बाद 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद जो आएगा वो हमारा फिर से क्या शुरू होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि क्या हमारा हाफनियम एटॉमिक नंबर 72, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर से वही जेनॉन, और अब यहां पे ध्यान देना है, यहां पे ध्यान ये देना है कि जब हम लेंथेनम से जब हम हाफनियम पे आए हैं तो यहां पे हमारा एफ ब्लॉक बीच में मिला है हमको, ठीक है, बीच में हमें एफ ब्लॉक मिला है, तो यहां पे हमें 4f14 देन 6s 2 एंड 5d2, ठीक है। ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफनियम का, ठीक है। हाफनियम के बाद जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? टेंटलम, Ta, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा? टेंटलम Ta, एटॉमिक नंबर 73। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? Xe 4f14 6x2 एंड 5d3, ठीक है। जितने भी एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे अधिक हमारा जो है वो 4D सीरीज में, इसके जस्ट पहले वाले में। जो पहला सीरीज था हमारा डी सीरीज था वो 3D सीरीज था जिसमें मात्र 2 एक्सेप्शन थे। उसके बाद जो हमारा 4D सीरीज आया था जिसमें सबसे अधिक एक्सेप्शन थे। उसके बाद हमारा कौन सा है? 5D सीरीज। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? लेंथेनम के बाद जो 57 से 58 हमें नहीं लेना है, लेंथेनम के बाद हमारे 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, उसके बाद फिर हमारा शुरू होता है क्या?
डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और पहली बात तो ये ध्यान रखना है हमारे 5D सीरीज में, और दूसरी बात इसमें जो एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएंगे वो प्लेटियम और लास्ट में एक AU गोल्ड, दो जो लास्ट के एलिमेंट आएंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। लेंथ ये टेंटलम के बाद जो आएगा हमारा वो क्या है, हमारा टंगस्टन 74 Xe 4F14 6S2 5D4, ठीक। ये टंगस्टन के बाद जो हमारा आएगा वो ऑस्मियम, रेहिनियम। इसके बाद जो आएगा वो क्या हमारा रेहिनियम Re 75 Xe 4F14 6X2 5D5, ठीक है 5D5। नेक्स्ट जो होगा वो ऑस्मियम OS 76 क्या होगा Xe, उसके बाद तो फिर आगे सारा सिंपल ही है अभी 14 6S2 एंड 5D6, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारे यहां पे ऑस्मियम के बाद इरिडियम IR 77 Xe, ठीक है। ये कोबाल्ट फैमिली का है इरिडियम Xe एंड 4F14 6X2 5D7। इरिडियम के बाद हमारा जो आएगा नेक्स्ट वो क्या है प्लैटिनम, ठीक है। निकल ग्रुप का जो एलिमेंट है वो प्लैटिनम 78 Xe 4F14 6X2 एंड 5D8, राइट। अब यहां से दो एक्सेप्शन आएंगे, एक प्लैटिनम इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है ये S2 और D8 की जगह पे हो जाता है क्या S1 एंड 5D9, ठीक है। और इसके बाद जो आएगा वो क्या है हमारा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड AU 79 क्या होगा Xe 4F14 6X1 5D10। और गोल्ड के बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो क्या है हमारा मरकरी 80 Hg, ठीक है, क्या होगा Xe 4F14 6S2 5D10। ये था हमारा डी सीरीज 6 पीरियड का, डी ब्लॉक एलिमेंट का 6 पीरियड का जो डी सीरीज एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ध्यान रखने वाली बात यहां पे है, ध्यान रखने वाली जो बात है वो यहां पे है, इसमें और इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, और यहां से यहां आने में, ठीक। ध्यान रखना यहां पे हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट एंटर करता है, बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट रहता है, जिसकी वजह से लेंथनम के बाद सीधा हमारा क्या आता है हॉफनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 से सीधा 72 हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा डी सीरीज 5D सीरीज का। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है 6D सीरीज, ठीक है, 6D सीरीज जो कि हमारा होगा 7th पीरियड, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं नहीं लिख पाऊंगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आप खुद से लिखोगे, ठीक है। मैं बस जरा सा इसका हिंट दे दे रहा हूं। पहला होगा हमारा एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होगा एक्टिनियम का होगा 89, ठीक है 89। इसके लिए जो हमें यूज करना है वो क्या यूज करना है, जेनॉन के बाद रेडॉन आता है जो Rn, ठीक है, क्या हो जाएगा 7s2 एंड 6d1, ठीक। यहां पे भी f ऑर्बिटल f सब सेल जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि जो पीछे f सब सेल आया था वो रेडॉन में एंटर हो गया। अब यहां से हमें जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा इस पीरियड का, इस डी सीरीज 6D सीरीज का, उसमें हमें क्या करना है 14 ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास एलिमेंट 14 के बाद, ठीक, उसके लिए फिर से वही, ये आपका काम है, आप जाके बुक खोलना प्लीज, उसमें सारा एलिमेंट भी दे रखा है 6D सीरीज का, ठीक है। उसमें से आपको सभी में ये जो रेडॉन है और साथ में क्या होगा यहां से 5F14 ये ऐड करना है, 7s2 एंड 6d2 ये आपको दे रखा है, आपको ये ऐड करना है और बुक से ये देखना है, ये चेंज नहीं होगा किसी में भी, ये चेंज होगा, ठीक है। एक्टिनियम के बाद बाकी और 9
डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है डी ब्लॉक के, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अपने से लिखने हैं। ठीक है। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां पे हम बेसिकली जो है डी ब्लॉक में डी सबसेल से रिलेटेड ज्यादा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो डी सबसेल से रिलेटेड है। तो हम यहां पे थोड़ा सा डी सबसेल का जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, डी सबसेल, डी सबसेल, इसमें जो है वो कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं? 5 ऑर्बिटल, 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स ये प्लेनर होते हैं, मतलब एक्स और वाई एक्सिस का जो प्लेन है उसमें ये ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे। देखो कैसे, जिसे मैं एक्स वाई लूं तो हमें उसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा एक्स हो गया और ये हो गया हमारा वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई का मतलब कि ये प्लेन पूरा हुआ, एक्सिस को छोड़ दे तो ये जो प्लेन है वो क्या हुआ हमारा एक्स वाई प्लेन। तो ये ऑर्बिटल जो है ना वो कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव। जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो भी ऑर्बिटल का 2 लोब्स होते हैं जिस भी ऑर्बिटल में, उन दोनों लोब का जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, ये जो साइन होता है, जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है, ये वाला जो है पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव वाला है उसको हम थोड़ा सा ये डैश डैश करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि दोनों जो लोब्स हैं उन दोनों का साइन अलग है, इस वाले का साइन अलग है और इस वाले का साइन अलग है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डी एक्स वाई। नेक्स्ट अगर हम बनाना चाहें तो क्या होगा हमारा डी वाई जेड। उसके लिए हमें वाई और जेड एक्सिस लेना पड़ेगा। जेड एक्सिस क्या होगा इसमें ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव, अगर इसमें हम साइन लगाएं पॉजिटिव पॉजिटिव और ये निगेटिव निगेटिव। अब जो पॉजिटिव वाला है हम उसको थोड़ा सा क्या करेंगे रंग देंगे, ताकि हमें देखने से ही पता चल जाए कि ये दोनों लोब का जो साइन है वो क्या है अपोजिट है। ठीक है, ठीक। हम अगर यदि नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है डी जेड एक्स। इसे अगर हम बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमें, 2 एक्सिस सेम, ये हमारा एक्स होगा और ये हमारा जेड हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या होगा, ठीक है, साइन लगा दो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम मैं बस यहाँ आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा जरूरत है। बाकी ये सब आप डिटेल से पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्लास 11 में आप इसको डिटेल से पढ़े होंगे। ठीक, ये 3 जो होते हैं ऑर्बिटल, ये हमारे प्लेनर ऑर्बिटल होते हैं। बाकी जो 2 हैं वो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होगा, ये था हमारा प्लेन पे था। जो बाकी 2 हैं वो एक्सियल होते हैं, वो एक्सिस पे होते हैं। ठीक है, देखो कैसे। नेक्स्ट, जैसे हम डी एक्सिस और डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को बनाना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर है ये एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, तो जिसके जो लोब्स होते हैं ऑर्बिटल के वो एक्सिस पे होंगे, ऐसे कुछ। ठीक है, अगर मैं इसे पॉजिटिव मान लूं, इसे निगेटिव और इसे निगेटिव, तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो डी जेड स्क्वायर जो है ना वो भी एक्सियल ऑर्बिटल ही होता है, बट वो 2 एक्सियल ऑर्बिटल को जब मर्ज करेंगे ना तो एक सिंगल ऑर्बिटल बनेगा जो क्या होता है हमारा डी जेड स्क्वायर। देखो क्या क्या हम इसमें मर्ज करेंगे। पहले तो हम इसमें मर्ज करेंगे डी एक्स जेड को, और दूसरा हम इसमें मर्ज करेंगे डी वाई जेड को। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब इन दोनों को मर्ज करेंगे ना, देखो इसमें जब हम बनाना चाहेंगे तो ये कैसा होगा हमारा, ऐसा। ये अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये निगेटिव,
इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे ही होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो जो हमारे पास फाइनल ऑर्बिटल बनता है ना, वो हमारा होता है क्या, डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो जेड एक्सिस पे ही रहेगा ऐसे ही, ठीक है, ये जेड एक्सिस है। जब चूंकि दो आपस में मर्ज हो रहे हैं तो जो जेड एक्सिस के अलावा जो लोब है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और देखो एक्स एक्सिस, अगर मैं इधर एक्स एक्सिस ले लूं, ठीक है, तो एक्स इधर है, वाई इधर है, तो जो सॉरी जेड उधर है, एक्स एक्सिस इधर है, जेड एक्सिस इधर है, तो जो वाई एक्सिस होगा वो इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगा, मतलब इधर होगा, ठीक है, इधर होगा। तो इस साइड पे हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, और इस बोर्ड से जस्ट अबव परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आएगा, एक जो लोब आएगा वो वाई वाले का लोब आएगा, ठीक है, वाई वाले का लोब आएगा। और इन दोनों को, एक्स वाले को और वाई वाले को आपस में मर्ज करके, ठीक है, इन दोनों को आपस में मर्ज करके हम, ठीक है, सिंगल जो लोब बनाते हैं वो कुछ ऐसा बनाते हैं। थोड़ा सा ये गलत बन गया है, ठीक है, ये एकदम जस्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर। ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा रंग देना चाहूं तो ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले। हाँ समझ में आई कैसा होता है स्ट्रक्चर जेड स्क्वायर का। तो कुछ ये दो ऑर्बिटल्स को मर्ज करने के बाद जो बनता है वो हमारा जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डी ऑर्बिटल, डी सबसेल की जो ऑर्बिटल्स हैं उसका डायग्राम, ठीक। अब थोड़ा सा आपको ये पढ़ना है, अभी तो आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया डी सबसेल का, जो डी सबसेल का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब उसके बारे में पढ़ना। देखोगे यहाँ पे अगर तुम, तो क्या हो रहा है कि ये जो है, ठीक है, जो इनर्ट गैस का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम हो रहा है, वेरिएशन सिर्फ यहां पे आ रहा है, ठीक है। वेरिएशन कहां पे आ रहा है, ये एस और डी में। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होगा डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए होता है, पहले तो यहां पे नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, और फिर यहां पे आएगा एन एस 1 2 2, ठीक है, ठीक 1 2 2, और यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा n-1 d 1 2 10, ठीक है। ये हो गया हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे ये जो n है, जो s और s सबसेल है, उसका जो कोफिशिएंट होगा, उसमें जो नंबर लगे होंगे, वो हमें बताता है पीरियड के बारे में। ये हमें क्या बताता है, पीरियड के बारे में। n क्या हमारा पीरियड, पीरियड, ठीक है, n क्या हमारा पीरियड। और जो d है, ठीक है, d है, उसका जो कोफिशिएंट रहेगा n-1, ये हमारे हमें बताएगा सीरीज, डी सीरीज, ठीक। जैसे अगर मैं n की वैल्यू 4 ले लूं, मतलब क्या हुआ, फोर्थ पीरियड। s के साथ अगर यदि यहां पे मल्टीप्लीकेशन 4 रहा तो n की वैल्यू क्या होगी, जैसे अगर मैं लूं 4s, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या है हमारा 4, ये हमारा होगा फोर्थ पीरियड, ठीक है, फोर्थ पीरियड। और n-1 यानी 4-1 क्या आएगा 3, ये हो गया हमारा 3d सीरीज, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही अगर एफ ब्लॉक का आप लिखना चाहो, ठीक है, एफ ब्लॉक का अगर आप लिखना चाहो तो जब एफ ब्लॉक में शुरू करूंगा वहां पे इसको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
उसमें से आपको ये तो पता चल गया कि इसका पीरियड क्या होगा, ठीक है। जो s है उसके जो कोफिशिएंट्स हो गए, उसके जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होगा वो हमें पीरियड बताएगा। n-1 करने के बाद हमें डी सीरीज मिल जाएगा। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये एलिमेंट किस ग्रुप का है। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, ठीक है, तो आप वहां से आसानी से देख के ये पता लगा लोगे कि ये जो s के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें पीरियड बता रहा है कि वो किस पीरियड का है, ठीक है। डी के साथ जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो हमें बता देगा क्या, कि वो किस डी सीरीज का है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये किस ग्रुप का है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस सबसेल, ठीक है, एस सबसेल प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सबसेल, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप। जैसे आते हैं अब हम एग्जाम्पल पे, अगर आप इसे नहीं लिखोगे तो लिख लीजिए इसे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे हम ले लें, तो ये जो है अगर मैं पूछूं कि ये किस पीरियड का एलिमेंट है, तो आप बता सकते हो कि किस पीरियड का एलिमेंट है, इसका पीरियड क्या होगा। हाँ, आसानी से, जो s है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारा 4, ये 4th पीरियड का एलिमेंट है। आप चाहो तो पीरियोडिक टेबल में चेक कर लेना निखिल किस पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, ये किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है। अब मैं पूछूं कि ये किस डी सीरीज का एलिमेंट है, तो आसानी से कह सकते हैं हम डी के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 3, तो ये 3D सीरीज का एलिमेंट है। और अब अगर हम कह दें कि इसका ग्रुप नंबर क्या है, तो वो भी आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे, एस का जो इलेक्ट्रॉन कितना है 2 प्लस डी में कितने हैं 8, कितना हो गया 10, ये ग्रुप नंबर 10 का क्या है एलिमेंट है। बात समझ में आई। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हो, एक एक करके सबका चेक भी कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट का पहले हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से असल में यहां से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हुआ है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हमने, उसके बाद डी जो सबसेल है उसका ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसकी मदद से हम कैसे पीरियड फाइंड कर सकते हैं, किस पीरियड का है, किस डी सीरीज का है, किस ग्रुप का है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब इस लेक्चर का एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, वो क्या है कि डी ब्लॉक जो है वो हमारा पीरियोडिक टेबल में कहां पे सिचुएटेड है, कहां पे डी ब्लॉक पाया जाता है। तो देखो अब उस पे हम आते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को खोलेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें ये मिलेगा आपको, ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ये होता है हमारा क्या, हीलियम, यहां पे आता है हीलियम, ठीक है। हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, पहले बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तब नियॉन, ठीक है। और इधर भी आता है, ठीक है। इसको पूरा फिल कर लेना या फिर आप पीरियोडिक टेबल खुद से खोल के देख लेना। इसमें से ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसे हम कहते हैं क्या, एस ब्लॉक। इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अगर लिखोगे तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में ही जाएगा, ठीक है। इस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, एस सबसेल में। इसे हम कहते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। ये क्या है हमारा, पी ब्लॉक। इस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएंगे, पी सबसेल में। और जो बीच का ये हमें मिल रहा है, ये जो बीच का है, ठीक है, इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक,
ठीक है। इस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, हमारे डी सब सेल में। और इसमें से इसमें हमारा कितने 4 पीरियड होते हैं। ठीक है, ये 3D सीरीज, 4th पीरियड, देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। ठीक है, नियोन के बाद यहां पे आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, यहां पे एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, उसके बाद यहां पे शुरू हो जाता है पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद यहां पे Ba कुछ होता है। ठीक, तो यहां पे ये हमारा क्या है, ये हमारे 3 पीरियड ऊपर हो गए, ये हमारे यहां से शुरू होता है 4th पीरियड। ठीक, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5D सीरीज और 3 नहीं 4D सीरीज, सॉरी ये 4D सीरीज होगा, 4D सीरीज और ये 5th पीरियड। ये हो जाएगा यहां पे हमारा 5D सीरीज और ये 6th पीरियड। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 6D सीरीज और ये 7 पीरियड। ठीक, ये 7 पीरियड। ये हो गए हमारे 3 ब्लॉक। ये जो लास्ट में जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारा क्या, एफ ब्लॉक। ये है हमारा एफ ब्लॉक। ये क्या हमारा एफ ब्लॉक। और ये जो एफ ब्लॉक होते हैं वो एक्चुअली कहां पे पाए जाते हैं, हमारा जो एफ ब्लॉक है वो यहां पे पाया जाता है। यहां पे जो पहला होता है ये हमारा लेंथेनॉइड, इसे हम लेंथनम, ये हमारा लेंथनम, इसे हम लेंथेनॉइड भी कहते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। और यहां पे होता है एसी एक्टिनम, इसे हम एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, इसी में यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हम इसी को यहाँ पे एक्सपैंड करके नहीं लिख सकते क्योंकि फिर पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसको निकाल करके नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 14 एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, बना लेना। ठीक, ये हमारा पीरियोडिक टेबल और इसमें डी ब्लॉक का पोजीशन बीच में रहता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक lies between the S block and P block। ठीक, P ब्लॉक। ठीक है, यहां तक सब समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा डी ब्लॉक का पहला लेक्चर। ठीक, आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।